इस परियोजना के पहले भाग में दो रोटर वाले विमान का निर्माण और परीक्षण किया गया, जिसमें 3D प्रिंटेड हेलीकॉप्टर रोटर हेड्स नियंत्रण के लिए इस्तेमाल हुए। रोटर हेड्स डिजाइन में सरल थे, प्रत्येक ब्लेड हब पर स्वतंत्र रूप से जुड़े थे और कुछ सटीक मोटर हरकतों के साथ वे विमान को हवा में बनाए रखने के लिए पर्याप्त नियंत्रण प्रदान करने में सक्षम थे। हालांकि यह पहली बार में नहीं उड़ पाया, क्योंकि फ्रेम में कुछ वाइब्रेशन थे, लेकिन इसे एक मजबूत विंग स्पार और फिर से डिजाइन किए गए मोटर माउंट्स के साथ ठीक कर लिया गया। फिर मैंने ये थोड़ी बड़ी ब्लेड्स खरीदी, जो लंबाई में थोड़ी ज्यादा हैं, और ये पूरी तरह से बिना ब्रांड की हैं, इस उम्मीद में कि ये ज्यादा थ्रस्ट देंगी। जैसे ही हम इसमें फ्यूजलाज जोड़ेंगे, इसका वजन बढ़ जाएगा। लेकिन फिर वाइब्रेशन आ गई, और मुझे लगता है कि वजह पहले सोची से ज्यादा गंभीर है। स्लोमो में दिखता है कि ब्लेड के पिवट से छोटी वाइब्रेशन फ्रेम को थोड़ा मोड़ती है, जो रोटर हेड तक लौटती है और ब्लेड की पिच में अनचाही हलचलें लाती है। ये अत्यधिक ब्लेड एंगल्स मोटर पर अनचाहा लोड डालते हैं, जिससे वाइब्रेशन और भी बढ़ जाती है और आखिरकार पूरा रोटर हेड तेजी से लिफ्ट खो देता है। ध्यान दें, ये वाइब्रेशन इस 20 मिलीमीटर कार्बन फाइबर ट्यूब को कच्चे स्पेगेटी की तरह मोड़ रही हैं, जबकि ये ट्यूब्स काफी मजबूत होती हैं। मैं पुराने ब्लेड्स पर लौट सकता हूं, लेकिन अगर इतनी छोटी बदलाव से प्रदर्शन इतना बदल सकता है, तो सोचता हूं फ्यूजलेस लगाने पर क्या होगा। इसी कारण मैंने असली हेलीकॉप्टर रोटर हेड को स्वैश प्लेट और लिंकेज के साथ डिजाइन करना शुरू किया। जब मैं इसे बना रहा था, तभी मुझे फ्रीली हिंज्ड रोटर हेड सिस्टम के असली डिजाइनर का ईमेल मिला। अगर आपने मेरा स्वैश प्लेटलेस हेलीकॉप्टर वाला पुराना वीडियो नहीं देखा है, मूल विचार जिमी ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत इजाद किया था और मोटर कंट्रोलर उसके दोस्त मैट ने विकसित किया। मैट ने इसके बाद अपने व्यवसाय वर्टिक के तहत इस मोटर कंट्रोलर को और भी विकसित किया है। उसने खुद का फ्रीली हिंज्ड रोटर हेड सिस्टम डिजाइन किया, जिसमें हर ब्लेड के बजाय एक सेंट्रल हिंज इस्तेमाल हुआ। इसका साफ फायदा यह है कि रोटर हेड में कम हिंज होने से यह ज्यादा सरल हो जाता है, लेकिन मेरे खास उपयोग के लिहाज से इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि सभी ब्लेड आपस में जुड़े हुए हैं। मैं बताता हूं कि यह जरूरी क्यों है। सोचिए, रोटर हेड है और तीन ब्लेड 120 डिग्री के अंतर पर बराबर लगे हैं। द्रव्यमान का केंद्र रोटर हेड के बीच में होना चाहिए, जिससे संतुलन बना रहे। मोटर जब कोई नियंत्रण आउटपुट बनाती है, तो ब्लेड्स को आगे पीछे करने के लिए गति बढ़ाती या घटाती है। आदर्श रूप से रोटर हेड संतुलित होना चाहिए, क्योंकि सभी ब्लेड बराबर मात्रा में झूलेंगे। अगर हिंज घर्षण अलग हो या एक ब्लेड को ज्यादा ड्रैग मिले, तो वे अलग-अलग आगे पीछे हो सकते हैं, जिससे द्रव्यमान का केंद्र घूर्णन अक्ष से हटता है, असंतुलन और कंपन होता है। तो इन सभी ब्लेड्स को एक साथ जोड़ने से उम्मीद है कि मुझे जो कंपन हो रहे हैं वे दूर हो जाएंगे। मैट ने बताया कि उन्होंने इस रोटर हेड के 3 ब्लेड वाले वर्जन को एक सेंट्रल हिंज के साथ सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। अब मुझे अपना खुद का बनाना है। इस रोटर हेड में एक सेंट्रल हिंज है जो 45 डिग्री एंगल पर है, जिससे मोटर की गति बदलने पर हिंज वाली ब्लेड का एंगल ऑफ अटैक बदलेगा, जबकि बाकी दो ब्लेड्स ऊपर या नीचे जाएंगी। घूमते समय एक ब्लेड तो एक ही समतल में घूर्णन करता है, जबकि बाकी दो ब्लेड्स अलग-अलग समतल में घूमती नजर आती हैं। जैसे ही विमान में चढ़े, पहले वाले वाइब्रेशन नहीं थे, जो काफी उम्मीद जगाता था। हालांकि ऐसा लगता है कि इसमें ज्यादा नियंत्रण नहीं है, इसलिए विमान थोड़ी ही देर के लिए हवा में स्थिर रह सका, फिर आगे झुक गया और क्रैश हो गया। फिर मैट ने मुझे एक और रोटर हेड दिखाया, जिसमें वही 45 डिग्री का केंद्रीय हिंज और एक क्षैतिज हिंज भी था। यानी रोटर हेड लगभग यूनिवर्सल जॉइंट की तरह किसी भी दिशा में झुक सकता है। 45 डिग्री के हिंज के कारण मोटर की स्पीड से ब्लेड्स का थ्रस्ट वेक्टर किया जा सकता है। मुझे रोचक लगा कि रोटर हेड में हिंज जोड़कर सिर्फ मोटर स्पीड एडजस्ट करने से यह थ्रस्ट वेक्टरिंग इफेक्ट मिलता है। तो मुझे अपना खुद का बनाना पड़ा। यह पिछले डिजाइन जैसा है, बस बीच में एक और क्षैतिज हिंज है। दिलचस्प है कि यह पिवट दिशा क्षैतिज हिंज के कारण सही काम करती है, लेकिन 45 डिग्री के हिंज के कारण बाएं दाएं पिवट के लिए ब्लेड्स को साइड से ट्विस्ट करना होता है। यही मूवमेंट
उल्टी दिशा में थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल में भी काम आती है। मोटर पर लगाने पर रोटर को पिवट कराने के लिए हल्की मोटर पल्सिंग ही काफी है, जो देखने में शानदार लगता है। इस रोटर हेड की कम वाइब्रेशन के कारण मैंने भारी मोटर माउंट हटाया और वजन बचाने को 14 मिलीमीटर विंग स्पार फिर से लगाया। लेकिन हवा में इसका प्रदर्शन कैसा है? ज्यादा अच्छा नहीं है। काफी ट्यूनिंग और जायरो स्टेबलाइजेशन एडजस्ट करने के बाद भी सुधार नहीं हुआ। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि जायरो स्टेबलाइजेशन बंद कर दूं। मेरा सिद्धांत था कि रोटर की जायरोस्कोपिक स्थिरता से वह अपनी जगह रहेगा, जबकि एयरक्राफ्ट घूमेगा। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक जायरो स्टेबलाइजेशन से टकरा रहा है? ये तथ्य कि ये चीज बिना पिच एक्सिस पर किसी भी स्टेबलाइजेशन के उड़ सकती है, वाकई में बहुत दिलचस्प है। और ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुमकिन हो सकता है। एकमात्र समस्या ये है कि इसकी स्थिरता पूरी तरह से रोटर ब्लेड्स की पोजीशन पर निर्भर करती है। तो अगर हवा का झोंका ब्लेड्स के एंगल को बदल देता है, तो पूरा एयरक्राफ्ट उसी के साथ झुक जाएगा। आखिरकार मुझे ये फैसला लेना है कि क्या हम एक अजीब सा दो रोटर वाला टेस्ट व्हीकल बना रहे हैं या फिर हम एक V-22 ऑस्प्रे का स्केल मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो के टाइटल से लगता है आपको जवाब पता है। मैं फ्रीली हिंज्ड रोटर हेड सिस्टम रखना चाहता था, लेकिन ये इस एप्लीकेशन के लिए संभव नहीं था। आखिरी रोटर हेड ही सफलता के सबसे करीब था। लेकिन क्योंकि ये असल में एक थ्रस्ट वेक्टरिंग डिजाइन है, इसे एक सर्वो एक्टुएटेड मोटर पिवट से हासिल किया जा सकता है। और सर्वो एक्टुएटेड मोटर पिवट का फायदा यह है कि इसे फॉरवर्ड फ्लाइट के दौरान अपनी जगह पर लॉक किया जा सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं कुछ और हफ्ते या महीने इस रोटर हेड को ट्यून करने में लगा सकता हूं, ताकि ये वैसा ही परफॉर्म करे जैसा मैट वर्टिक्स से अपने रोटर हेड के साथ कर चुके हैं। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि ऐसा करना सिर्फ डूबी लागत वाली गलत सोच में फंसे रहना होगा। मैंने हिंज रोटर हेड्स हटाकर सिंपल सर्वो एक्टुएटेड मोटर पिवट लगाया, क्योंकि ये दोनों दिशाओं में करीब 20 डिग्री ही झुकते हैं। मैं 3 से 1 गियर रेशियो वाले छोटे सर्वो का उपयोग कर सकता हूं और अंत में फ्रेम के सेंटर में बड़ा सर्वो विंग स्पार घुमाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से आसान और हल्का है, क्योंकि इसमें सिर्फ छोटे सर्वो लगते हैं जो होवर कंट्रोल देते हैं, जिससे मोटा विंग स्पार और बड़ा टिल्ट सर्वो हट जाता है। एयरक्राफ्ट के फॉरवर्ड फ्लाइट में ट्रांजिशन पर ये छोटे सर्वो मोटरों को फिक्स्ड पोजीशन में रखेंगे, जिससे वे सामान्य एयरक्राफ्ट प्रोपेलर की तरह काम करेंगे। मुझे लगता है अब हमें प्रोजेक्ट के फ्यूजलेज हिस्से पर काम शुरू करना चाहिए, जिसका मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। प्लान ये है कि फ्यूजलेज को 3 डायमेंशनल प्रिंट किया जाए, जिसमें एक मटेरियल इस्तेमाल होगा जिसे लाइट वेट PLA कहते हैं, और कुछ अनोखी डिजाइन तकनीकें अपनाई जाएंगी ताकि वजन कम किया जा सके। ये हल्का मटेरियल 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग के दौरान फोम की तरह फूल जाता है और इसका वजन सामान्य 3 डायमेंशनल प्रिंट के मुकाबले 40% ही होता है। लेकिन इस मटेरियल की समस्या ये है कि फोमिंग प्रक्रिया के दौरान जो विस्तार होता है, उससे कुछ अवशेष पीछे रह जाते हैं। अगर प्रिंटर का नोजल पार्ट से ऊपर उठ जाए, तो मॉडल ऐसे डिजाइन करें कि प्रिंटर बिना नोजल उठाए पार्ट बना सके। मैंने इसे अपने पिछले वीटोल प्रोजेक्ट में संक्षेप में बताया था, और मैंने अपने दूसरे चैनल पर इस पर एक छोटा सा ट्यूटोरियल भी बनाया था। वह तो सिर्फ साधारण विंग शेप के लिए था। तो ये जटिल चीजों जैसे फ्यूजलाज पर कैसे काम करेगा? मैंने कैड में कई स्केच बनाकर ऑस्प्रे की असली प्रोफाइल फॉलो की, जिसमें सही परिणाम पाने में समय लगा। लेकिन जब ये साथ आते हैं तो असली जैसे लगते हैं। फिर मैंने छोटा फ्यूजलाज बनाया, जो अगले स्टेप में जरूरी होगा। अब मैं रीइंफोर्समेंट रिब्स काट सकता हूं, जो फ्यूजलाज की शेप बनाए रखेंगी। फिलहाल ये 3 डायमेंशनल प्रिंट इनफिल को सिमुलेट करेगा, जो पूरा हिस्सा भरता है, जबकि इस एप्लीकेशन में सिर्फ बाहरी स्किन के चारों ओर चाहिए। तो मैं एक छोटा फ्यूजलाज इस्तेमाल कर सकता हूं, ताकि सभी अंदरूनी रिब्स को घटा सकूं, जिससे हमारे पास एक कंकाल जैसा फ्रेम बच जाएगा। अंत में
इन रिब्स को फ्यूजलाज मॉडल से हटा दें ताकि प्रिंटर बिना नोजल उठाए इस पार्ट को प्रिंट करे। अगर फ्यूजलाज को शेल की तरह मॉडल कर उसमें ठोस रिब्स जोड़ें तो हर नई रिब बनाते समय प्रिंटर को नोजल उठाना होगा। अगर फ्यूजलाज ठोस मॉडल है और हम उसमें रिब्स काट दें तो प्रिंटर हर लेयर बिना नोजल उठाए ड्रॉ करेगा, जिससे हल्का और साफ पार्ट बनेगा। इसके अलावा यह कलर फैब का हल्के पीएलए का नया वर्जन है जो ज्यादा तापमान सहन कर सकता है। मेरी 3 डायमेंशनल प्रिंटेड विंग्स धूप में पिघल गईं और ये रंग ओस्प्रे के लिए उपयुक्त है। आप देख सकते हैं कि फ्यूजलाज के अंदर बड़े और छोटे रिब्स का संयोजन है और इसका कारण यह है कि मैंने बहुत सारे टेस्ट प्रिंट किए ताकि मैं ये पता कर सकूं कि इन हिस्सों को जितना संभव हो उतना हल्का कैसे रखा जाए, साथ ही बाहरी खोल को मजबूत भी बनाए रखा जाए। ये कुछ प्रोटोटाइप हैं जो मैंने डिजाइन करते समय प्रिंट किए, जैसे ये वाला जिसमें बहुत छोटी छोटी रिब्स की उच्च घनता है जो स्किन को अच्छी तरह पकड़ती है, लेकिन ये काफी लचीला और मुड़ने वाला भी है। ये वाला है, इसमें बड़ी रिब्स की कम घनता है जो मजबूत है, लेकिन रिब्स स्किन को ठीक से सपोर्ट नहीं करती, जिससे स्किन रिब्स के बीच मुड़ जाती है। यह अंतिम डिजाइन है जिसमें दोनों का मेल है, तो इसमें पतली रिब्स की उच्च घनता है ताकि स्किन की मजबूती बनी रहे और फिर बड़ी रिब्स की कम घनता है ताकि फ्यूजलाज की सामान्य मजबूती मिल सके। तो लगभग 4 दिन प्रिंटिंग के बाद अब मेरे पास सारे पार्ट्स तैयार हैं जिन्हें मुझे जोड़ना है, जिसके लिए मैंने सामान्य सीए ग्लू का इस्तेमाल किया, जिसे कभी कभी सुपर ग्लू भी कहा जाता है। यह थोड़ा मुश्किल था क्योंकि यह जल्दी सूखता है। फ्यूजलाज को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसे 3 हिस्सों नोज, बीच का हिस्सा और टेल में चिपकाकर बनाया जाए, जिन्हें आखिर में मैग्नेट्स पकड़ कर रखेंगे। इसके बाद मुझे विंग स्पार और मोटर्स फ्रेम से हटाकर फ्यूजलाज में इंस्टॉल करने होंगे, जो कार्बन फाइबर स्किड्स को रेल्स में स्लाइड करके होता है। इंस्टॉल करने के बाद मुझे प्रिंट में ओपनिंग काटनी होगी जहां विंग माउंट होगा, क्योंकि यह छेद मॉडल में डिजाइन नहीं किया जा सकता था। इस हिस्से को वेस्ट मोड में प्रिंट करना जरूरी है। अब तारों को जोड़कर विंग स्पार और मोटर्स को फ्रेम पर फिर से माउंट किया जा सकता है। आगे पीछे जरूरी बोल्ट्स कसने के लिए पहुंच भी मिलती है। अब मैं टेल सेक्शन को स्किड्स पर स्लाइड कर फिटिंग देख सकता हूं और नोज भी जोड़ सकता हूं। अब यह फुल स्केल मॉडल जैसा लग रहा है। अब बस कुछ मैग्नेट्स चाहिए ताकि पार्ट्स जगह पर रहें। फिर मैंने हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर और एलिवेटर भी उसी हल्के मटेरियल व डिजाइन से प्रिंट किए। एलिवेटर के हिंज बनाने के लिए मैंने रबर शीट की छोटी पट्टियां काटने का फैसला किया, जिन्हें इस पहले से प्रिंट किए गए स्लॉट में चिपकाया जा सकता है। मैं कंट्रोल सरफेस के लिए 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग से असली हिंज पिवट बनाना चाहता था, लेकिन रबर हिंज बनाना आसान और मजबूत व लचीला है। एलिवेटर सर्वो को नीचे चिपकाएं, जिससे वह माउंट होने पर फ्यूजलेस के अंदर रहेगा। पहले रडर्स को हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के सिरों पर चिपकाएं। जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये भी 3 डायमेंशनल प्रिंट हुए थे और अब टेल असेंबली फ्यूजलेस पर चिपकाई जा सकती है। अब मोटर माउंट्स को स्केल इंजन नेसल्स से ढकना है। ये असली जैसी बड़ी नेसल्स उलझी वायरिंग छुपाने में मदद करेंगी। इन्हें चिपकाए ब्रैकेट से फिक्स किया जाता है और दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए मैग्नेट्स लगाए जाते हैं, जिससे केवल मोटर और प्रोपेलर का ऊपरी हिस्सा दिखता है। होवरिंग के दौरान मोटर इंजन नेसल से अलग घूमती है, जिससे थ्रस्ट वेक्टरिंग नेसल्स आगे पीछे नहीं झुकेंगे और एयरक्राफ्ट स्केल जैसा ही लगेगा। विंग बनाने से पहले यह देखना अच्छा रहेगा कि फ्यूजलाज जोड़ने के बाद ये अब भी होवर कर सकती है या नहीं। प्रोपेलर शुरू में वाइब्रेट हुए क्योंकि ब्लेड्स ट्रांसपोर्ट के लिए मुड़े गए थे, लेकिन जल्दी सीधे होकर एयरक्राफ्ट आसानी से उड़ गया। सच में मुझे हैरानी है कि ये चीज इतनी अच्छी उड़ती है। फ्यूजलाज जुड़ने से यह ज्यादा स्थिर होता है, शायद क्योंकि अतिरिक्त वजन और जड़ता मूवमेंट्स घटा देती है। फ्यूजलाज जोड़ने के बाद मैंने ट्यूनिंग नहीं की, इसलिए इसमें सुधार हो सकता है, लेकिन ये अच्छी शुरुआत है। मुझे खुशी है कि मैंने पुराने रोटर हेड्स छोड़कर नया आसान सिस्टम अपनाया, क्योंकि हवा में स्थिर रहते हुए रोटर के झुकाव का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि इंजन नेसल्स स्थिर रहते हैं। पंख बनाने से पहले हमें मोटर ट्रांजिशन के लिए झुकाने का तरीका चाहिए,
क्योंकि वे अभी वर्टिकल पोजीशन में फिक्स हैं। मैंने फिक्स्ड विंग स्पार माउंट हटाकर उसकी जगह 3D प्रिंटेड माउंट लगाया जो टिल्ट मैकेनिज्म पकड़ेगा। मैंने इस टिल्ट के लिए एक सर्वो ऑपरेटेड गियर सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला किया क्योंकि दोनों मोटरों को एक साथ झुकाने के लिए काफी टॉर्क की जरूरत होती है। ये बेवल गियर्स सर्वो को 3:1 अनुपात देते हैं, जिससे सर्वो विंग स्पार को क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर तक झुकाने के लिए 270 डिग्री घूमता है। मैंने अमेज़न से खरीदा एक सस्ता सर्वो इस्तेमाल किया है जो रेडियो कंट्रोल्ड कारों के लिए बना है और 1 सेंटीमीटर रेडियस पर 20 किलोग्राम उठा सकता है। 2 न्यूटन मीटर टॉर्क गियर अनुपात से तिगुना होकर 6 न्यूटन मीटर हो जाता है। मैंने एयरफॉइल के लिए नाका 6412 चुना क्योंकि इसकी बड़ी प्रोफाइल में विंग स्पार फिट हो सकता है और यह स्टॉल होने से पहले हाई कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट देने में सक्षम है क्योंकि यह एयरक्राफ्ट काफी भारी हो रहा है, इसलिए हमें जितना संभव हो सके उतना लिफ्ट चाहिए। 3D प्रिंटिंग के बाद मैं एलेरॉन सर्वो माउंट कर सकता हूं और सभी विंग सेक्शंस को गोंद से जोड़ सकता हूं। मेरी गोंद लगाने की स्किल्स अब भी अच्छी नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है बाद में कुछ अतिरिक्त गोंद साफ कर दूंगा। विंग को फ्यूजलेस से जोड़ने के लिए मैंने ग्लू का इस्तेमाल नहीं किया ताकि मैं टिल्ट मैकेनिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स तक आसानी से पहुंच सकूं। इसलिए मैंने यह मिड सेक्शन बनाया जो फ्यूजलेज के ऊपर रखा जाता है। जब मैं विंग सेक्शंस को स्पार पर स्लाइड करता हूं तो मिड सेक्शन अपनी जगह पकड़ लेता है और विंग का कोन फ्यूजलेज के दबाव से सपोर्ट होता है। फिर मैंने इंजन नेसल्स लगाए और देखा टिल्ट मैकेनिज्म काम कर रहा है या नहीं। अंत में हम एलिरॉन्स जोड़ सकते हैं जो एलिवेटर जैसे होते हैं और रबर स्ट्रिप्स को हिंज की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब समय है देखने का कि क्या यह अभी भी हवा में स्थिर रह सकता है। पंख लगने के बाद हवा में स्थिर रखने के लिए ज्यादा थ्रॉटल चाहिए क्योंकि प्रोपेलर की हवा का बड़ा हिस्सा पंख ब्लॉक कर देता है और यही वजह है कि एलिरॉन अपनी अधिकतम नीचे की स्थिति में है ताकि क्षैतिज पंख क्षेत्र को कम किया जा सके। छोटी सी सलाह, विमान के फ्यूजलेज को मैग्नेट से न जोड़ें। मैंने संभावित समस्या सोचकर क्लिप्स प्रिंट किए ताकि हिस्सों को क्लैंप किया जा सके। तो 2.2 किलोग्राम से थोड़ा भारी, 1 मीटर विंग स्पैन और टेस्ला से भी ज्यादा पैनल गैप्स के साथ ये टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयार है। ठीक है, तो आज का दिन है ये देखने का कि ये चीज उड़ती है या गिर जाती है। अब बस इसे उड़ाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। मैं बहुत जल्दी टेक ऑफ करने वाला हूं और आगे की ओर, मतलब आधा आगे, बहुत तेजी से उड़ाऊंगा ताकि हमारे पंखों के नीचे थोड़ी हवा आ जाए। ठीक है, ये इतना भी बुरा नहीं है। जब ये हवा में स्थिर था, तब से अब बहुत कम थ्रॉटल पर क्रूज कर रहा है। मैं हवा में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता था क्योंकि बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। ठीक है, ये वाकई में ये होवर से कम थ्रॉटल पर उड़ रहा है, जो अच्छा है। एक और चक्कर लगाने आ रहा हूं। ये कमाल का लग रहा है। ये बहुत स्मूथ है। एक और टर्न ले लो और फिर हम इसे लैंड कराएंगे। वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये उड़ रहा है। अब फुल फ्लैप्स नीचे कर रहा हूं और फिर ट्रांजिशन मोड में डालूंगा। अब ये होवर मोड में है। ठीक है, नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, सही है। तो असल में हुआ ये कि जब मैंने वापस होवर मोड में स्विच किया, क्योंकि मोटर्स बहुत पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, तो ये अचानक से बहुत ज्यादा टेल हैवी हो जाता है। ऐसा होने पर देखिए मोटर्स कितनी आगे हैं। हाफ ट्रांजिशन मोड में भी मोटर्स वही हैं। होवर मोड में स्विच करते ही ये अचानक बहुत टेल हैवी हो जाता है क्योंकि सेंटर ऑफ मास पीछे चला जाता है। ठीक है, मैंने बैटरी बदल दी है। टेस्ट फ्लाइट नंबर 2 के लिए तैयार हूं। चलो थोड़ी फॉरवर्ड फ्लाइट करके देखते हैं। आधा फॉरवर्ड फ्लाइट में ट्रांजिशन कर रहा हूं।
फ्लैप्स को आधे तक ऊपर कर रहा हूं। काफी ऊंचाई ले रहा हूं। मैं अब ट्रांजिशन करने जा रहा हूं। ठीक है, इसे ये पसंद नहीं आया। ओह, ठीक है। शायद ये गोप्रो पर देखना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैंने फुल थ्रॉटल दे रखा था और ये बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा रहा था। ठीक है, हम सच में बहुत ऊपर हैं। 3, 2, 1 में ट्रांजिशन के लिए तैयार हो जाओ। ये उड़ रहा है। नहीं, उसे वो पसंद नहीं आया। हाँ, उसे वो पसंद नहीं आया। चलो इसे लैंड करने की कोशिश करें और ध्यान रखें कि पिछला हिस्सा फिर भारी न हो। मैं इसे धीरे करने की कोशिश करूंगा। फुल फ्लैप्स नीचे और आखिरी सेकंड में नहीं। ओह, ठीक है। हाँ, ये है। ट्रांजिशन को फिर से होवर पर लाना बहुत मुश्किल है और मुझे समझ नहीं आ रहा इससे कैसे निपटूं। जैसे ही सेंटर ऑफ मास पीछे शिफ्ट होता है, यह तुरंत ऊपर की ओर झुक जाता है। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा बैटरियां थीं, तो मैंने और टेस्ट फ्लाइट्स की, लेकिन यह सिर्फ हाफ ट्रांजिशन मोड में ही सही उड़ता था। मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि विंग के नीचे पर्याप्त एयर स्पीड होती है, जिससे मोटर्स पर लोड कम हो जाता है। लेकिन फिर भी मोटर्स का इस्तेमाल लिफ्ट पैदा करने के लिए करने से यह काबू में रहने वाली स्पीड पर उड़ सकता है। मोटर्स के टिल्ट होने से सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट होना अभी भी एक बड़ी समस्या है, चाहे वो वापस होवर मोड में ट्रांजिशन करना हो या फिर फॉरवर्ड फ्लाइट में। मोटर्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होने पर एयरक्राफ्ट का आगे हिस्सा भारी हो जाता है। इसका एक आसान हल यह हो सकता है कि मोटर पॉड्स में काउंटरवेट जोड़ दिया जाए ताकि मोटर्स का वजन बैलेंस हो सके, लेकिन यह चीज पहले से ही काफी भारी है। मेरे अनुसार बेहतर होगा कि ऐसा वेट शिफ्टिंग सिस्टम बनाया जाए जिससे मोटर की पोजीशन के अनुसार बैटरी आगे पीछे स्लाइड हो सके। मैं डिजाइन में और स्केल फीचर्स जैसे खिड़कियां व अंडर कैरेज जोड़ना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल मेरा मानना है कि मैं इसे अपने वर्कशॉप के लिए एक मॉडल के तौर पर रखूंगा और अपनी पहले से बनी हाई परफॉर्मेंस विटोल को उड़ाने का आनंद लूंगा।